अब हम यूनिफॉर्म पहन लिए हैं, हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और कोई दूसरा आकर हमें चाहेगा कि हम तुम्हारे सर पे बैठ जाएं, तो ये तो होने देंगे नहीं, चाहे जान चली जाए। एक ऑपरेशन में गया था और वो शहीद हो गए और फिर हम लोग के साथ ही खाना खाते थे, हमारे साथ ही बैठते थे। एक्चुअली जब हम 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में रहते हैं तो बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है हमारी, हम किसी से अपने आप को कम नहीं समझते। Hello and welcome to the show, guys. And today joining us a very special guest, Mukesh Singh Chauhan sir, who is an NCO Indian Army officer. And after his retirement, उन्होंने खुद का डिफेंस इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा एंड उस इंस्टीट्यूट से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे डिफेंस सर्विस में हमारे कंट्री को सर्व कर रहे हैं। तो वेलकम टू द हसलर्स शो सर। Thank you. और जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद। तो टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी, एंड इंडियन आर्मी आज एक ब्रांड नेम बन चुकी है। तो what do you think as an Indian Army officer कि what makes this name, Indian Army name, a brand name? इंडियन आर्मी का जो नाम है वो एक्चुअली आज से ब्रांड नहीं बना है, ये जब से हमारा देश जो है आज़ाद हुआ है उस समय से ही आर्मी बोलते ही एक प्राउड मोमेंट, चाहे वो सोल्जर हो चाहे वो सिविलियन हो, किसी के लिए भी आर्मी शब्द ही इतना अपने आप में बड़ा है कि उसे आज ब्रांड बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, वो हमेशा से ब्रांड है। तो ऐसा लाइक हम लोग 1947 के बाद से देख रहे हैं डिफेंस सर्विस हमारे कंट्री में। तो लाइक 1962, 1971, 1999 एंड लाइक ये जो भी वॉर्स का ये ड्यूरेशन रहा, उसके बाद ऐसा क्या सडन चेंज आया? लाइक आर्मी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड लाइक फेमस हो गई इंडियन आर्मी, एंड आफ्टर दिस पूरी सर्जिकल स्ट्राइक एंड एवरीथिंग। एक्चुअली जब भी देश के सोल्जरों को या देश की आर्मी को या एयरफोर्स हो या नेवी हो, उन्हें जब मौका मिला है कि वो अपने आप को प्रूव करें, तो हमेशा से ही उन्होंने प्रूव किया है। हमेशा जब भी उन्हें मौका मिला है वो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर धीरे धीरे अपने नाम को और ऊपर किया है। और आपको अच्छा ये लगेगा कि हमारा जो देश है वो पूरी वर्ल्ड में देश का जो नाम है इंडियन आर्मी जो है बहुत ही ऊपर लेवल पे रखता है। तो ये बहुत ही मतलब सम्मानने की बात है और बहुत ही बढ़िया है। और एक क्वेश्चन मेरा सर आपसे ये है कि जैसे आप सर पिछले मतलब 2019 से पहले 16 वर्ष के लिए डिफेंस में रह चुके हैं, आर्मी में। तो सर मैं यह पूछना चाहूँगा आपसे कि एज एन आर्मी ऑफिसर आपका वो एक ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जिसको लेकर आप अपनी पूरी लाइफ अपने ऊपर प्राउड फील करते हो? वो ऐसी लाइक कौन सा मोमेंट था, कौन सा स्टोरी था? थोड़ा ब्रीफ करके बताइएगा। एक्चुअली इसको बताने से पहले मुझे अपने थोड़े बैकग्राउंड में और जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही सामान्य जिसको बोलते हैं। और मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे अच्छे स्कूलों में पढ़ा पाए, तो उन्होंने मुझे अपने चाचा के यहाँ, मतलब मेरे चाचा के यहाँ बचपन में लगभग क्लास 3 में जब मैं था उस समय उनके पास रहने को रखा कि जा वहाँ पे रहो और अपनी पढ़ाई करो। तो वहाँ पे मेरे चाचा का दुकान भी था साइकिल का, तो हम लोग दुकान में काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। और ऐसे करते करते आगे हमने स्कूलिंग की है। उसके बाद एक गरीब घर का बच्चा होता है और जब वो 10वीं पास होता है, हमारे ज़माने में 10th पास मतलब बड़ी बात काउंट की जाती थी। तो जब हम 10th पास होते हैं ही हमारे दिमाग में एक, या आज के जो युवा हैं उनके भी दिमाग में, जैसे ही कॉलेज क्लियर कर लेते हैं तो दिमाग में चलता है मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जॉब करूँ, कैसे मैं घर को आगे बढ़ाऊँ। तो ऐसा हमें 10th के बाद ही उस समय महसूस होने लगा। तो उसके बाद और कंटिन्यू हम पढ़ाई किए और मन में आया कि जो हमें जॉब मिले। और मन में एक था, हम जब टीवी में देखते थे तो उस समय आर्मी को देख के या उनके यूनिफॉर्म को देख के ही ऐसा लगता था कि काश कभी हम इसे पहन पाते। तो उस समय ना सोशल मीडिया का इतना ज़माना था, एक DD1 जो बोलते हैं, दूरदर्शन पहले बोलते थे शायद, हाँ दूरदर्शन। तो दूरदर्शन
एक माध्यम होता था और दूसरा माध्यम होता था न्यूज़पेपर। हाँ। और कहीं अचानक से ऐसे ही पढ़ने को मिल गया कि ऐसे रैलियां भर्ती हो रही हैं और उस भर्ती में जाया जा सकता है, तो हम लोग गए। और ऊपर वाली कृपा से एक महान जो संस्था है जिसको हम बोल सकते हैं आर्मी में, उसमें हमने पास किया और वहाँ पे हमें नौकरी करने का मौका मिला। तो अब जो आपका क्वेश्चन था कि वो प्राउड मोमेंट बताइए, तो सबसे पहले तो मन में ही ख्याल था, या आज भी जब कोई इतने बच्चे मेरे पास लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ से जा चुके हैं मेरे पास से, देश के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग राज्यों पे हैं और कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहे हैं। तो जब मुझे पहली बार, पहले तो हम जब गए थे तो हमारे बाल छोटे छोटे काट दिए गए थे, और पहली बार ऐसा हमें मौका मिला कि यूनिफॉर्म को पहने। तो जब हम यूनिफॉर्म को पहन रहे थे तो, और पहन के जब अपने आप को छोटे से मिरर में, बड़ा मिरर तो उस समय हमारे पास था नहीं, तो छोटे से मिरर में जब अपने आप को देखे तो ऐसा लगा कि अब जो देश का जो रक्षा वाली बात है, देश की जो हमें रक्षा करना है, उसका जो पूरा वजन है वो हमारे कंधे पे है। तो उससे ही हम प्रेरित होकर आगे जो भी हमें टास्क दिया गया उसको बस करते रहे। और मतलब वर्दी आपने जिस दिन पहना वो सबसे आपके लिए ज्यादा प्राउड मोमेंट जी, बिल्कुल होना भी चाहिए। और आपने बात किया कि अभी हमारे जो देश के युवा हैं या फिर आपके इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि अलग अलग सर्विसेज में जा रहे हैं, तो जो अभी देश सेवा की भावना रखते हैं, अगर वो डिफेंस के अलग अलग सर्विसेज में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए डिफेंस का वो कौन सा स्ट्रीम हो सकता है जो उनके लिए बेस्ट हो एज एन पर्सपेक्टिव ऑफ सर्विंग द कंट्री, या फिर जॉब सुटेबिलिटी के लिए भी, तो उन्हें कैसे जाना चाहिए और क्या उनके अप्रोच होने चाहिए स्टार्टिंग में, उनके फिजिकल एंड एवरीथिंग आई वांट टू नो। एक्चुअली जो भी देश की सेवा करना चाह रहा हो उसके बहुत सारे डिफेंस में बहुत तरह के से हम जा सकते हैं। जैसे कि एक होता है आर्मर्ड फोर्स, जिसके अंदर 3 सेना आती है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। उसके बाद पैरामिलिट्री भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा सीआईएसएफ, बीएसएफ, है ना, एनआईए, असम राइफल, इस तरह के और भी बहुत सारे होते हैं, जिसका एग्जाम एसएससी जीडी कंडक्ट कराता है। आर्मी का आर्मी कराता है, एयरफोर्स का एयरफोर्स कराता है, नेवी का नेवी कराता है। उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे आप देश की सेवा कर सकते हैं पर फ्रंट में ना जाके बैक से, जैसे कि डीआरडीओ में आप जॉब कर सकते हैं, है ना। बहुत तरह इस तरह का बहुत सारे हमारे पास रास्ते होते हैं। आईबी में जा सकते हैं, सीबीआई में जा सकते हैं, एनआईए में जा सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जाएं। तो उनके लिए मैं रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसको बता देता हूँ। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, 12th हो तो और अच्छी बात है, ग्रेजुएट है तो और अच्छी बात है। और इसके लिए 3 चीज़ें आपको क्या है बैलेंस करके चलना होगा। एक होता है रिटन टेस्ट, दूसरा होता है फिजिकल जिसमें हम दौड़ भाग जंप वगैरह करते हैं, और तीसरा होता है मेडिकल। ये तीनों का एक साथ बैलेंस होना चाहिए। एक भी चीज़ आपका अगर कम होता है तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मेडिकल सारी चीज़ पास करने के बाद अगर हो सकता है आपके मेडिकल कोई प्रॉब्लम हो तो उसके कारण आप उसमें बाहर हो जाएंगे। मतलब देश चाहता है कि जो सोल्जर आ रहा है वो हर चीज़ में बेस्ट हो, तो उसको बेस्ट लोग चाहिए, तो वो जाके देश की अच्छे से रक्षा कर पाएगा। तो ये एक होता है, तीनों चीज़ों को बैलेंस करना है। और एक इसके साथ एक जुड़ी हुई और भी बात है जो मैं बच्चों को, जो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें शायद लाभ मिलेगा। पहले के ज़माने में, आज से अगर हम लगभग 20-30 साल पहले चले जाएं, तो उस समय ऐसा होता था कि पढ़ाई जो है थोड़ा मोड़ा 19-20 भी है तो काम चल जाएगा। पहले के जैसे आप लोग सुने होंगे, दादा लोग बोलते हैं कि आप अच्छे से दौड़ लो, आपका जॉब लग जाएगा। पर सिर्फ इतने से आज के डेट पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो उस जमाने को देखे हुए हैं जिस जमाने में, मैं जैसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि 10th पास होना बहुत बड़ी बात होती थी। आप अगर उस समय ढूंढते थे तो एक गांव के अंदर अगर आप ढूंढेंगे तो 10th पास जो है ना 5-6-3 लोग ही मिलेंगे।
पर आज के डेट पे आपको मैं बोलूंगा एक अनपढ़ अपने गांव में ढूंढ के निकाल दो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनपढ़ अगर बोलेंगे जो पढ़ा ना हो बिल्कुल तो ऐसा मिलेगा ही नहीं। वो कहीं मिल जाए तो बड़ी बात है। तो आज के डेट पे 10th पास कर लिए हैं बहुत बड़ी बात नहीं है, सबने करके रखा हुआ है। उसके साथ आपको थोड़ा दिमाग को तेज रखना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको रिटन टेस्ट देना है। मेडिकल फिट तो चाहिए चाहिए और फिजिकल भी होना चाहिए। तो तीनों चीज़ों का एक साथ साझा होना चाहिए, तब जाके आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। और इसमें कई बच्चे होंगे जो 10th के बाद जाना चाहते हैं। तो जैसे अगर मैं आर्मी की बात करूं तो आप 10th के बाद जाते हैं या 12th के बाद जाते हैं तो इसमें अलग अलग ट्रेड वगैरह होता है, जैसे कि जीडी होता है, ट्रेडमैन होता है, टेक्निकल होता है, क्लर्क होते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं। इस तरह डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और अलग अलग जो है उनको पढ़ाई करना होना चाहिए। जैसे कि 10th 12th है तो सब्जेक्ट भी इसमें मायने रखता है। और आप एग्ज़ाम वगैरह क्लियर कर लेंगे तो एज ए कांस्टेबल जाएंगे आप, है ना। एज ए कांस्टेबल जाएंगे जिसको हम सिपाही बोलते हैं। उसके बाद प्रमोशन होता है तो नायक बनता है, नायक के बाद हवलदार बनता है, हवलदार के बाद नायब सूबेदार बनता है, नायब सूबेदार के बाद प्रमोट अगर होते जाता है तो सूबेदार बनता है, फिर सूबेदार मेजर होता है। ये लास्ट है अगर आप एज ए कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं तो। एक दूसरी भी भर्तियां आती हैं जिसमें आप डायरेक्ट हवलदार ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और भी भर्तियां जो बीच बीच में निकलती है उसमें आप डायरेक्ट नायब सूबेदार ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और एक जो होता है जो आपने लोगों ने सुना होगा एनडीए के थ्रू जाते हैं, जो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ऑफिसर बनते हैं। उसमें होता है स्टार्टिंग जो एंट्री होती है उसमें भी क्वालिफिकेशन आपको 12th पास ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 12th पास नहीं है, ग्रेजुएट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप 12th पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पास करिए, इंटरव्यू दीजिए। 5 दिनों का इंटरव्यू होता है जिसको हम एसएसबी बोलते हैं। और उसके बाद आप अगर क्लियर कर जाते हैं इंटरव्यू वगैरह तो आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से है, 2 फेस में चीज़ें होती हैं। तो डिटेल अगर जानकारी चाहिए तो आजकल सब गूगल में मिल जाता है जी। लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के बाद मेजर बनते हैं, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, फिर कर्नल बनते हैं। इस तरह से प्रोसेस चलता है, तो जनरल तक चला जाता है। तो सर आपने बोला अभी फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है जी। बट फिजिकल फिटनेस के अलावा हमें मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ से आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो आपने 19 से 18 वर्ष की उम्र में आई थिंक आर्मी ज्वाइन करा होगा जी। एंड उस वक्त आपकी मेंटालिटी क्या थी, आप मेंटली कितने फिट थे, इमोशनली उसको लेकर, तो आपने उस चीजों को हैंडल कैसे किया? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सब क्वेश्चन है आपने किया है। एक्चुअली जब हम 17, 18, 19, 20 साल की उम्र में रहते हैं तो बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है हमारी। उस समय होता क्या है, अगर हम देखें तो हम किसी से अपने आप को कम नहीं समझते, है ना। उम्र ही ऐसी होती है और यहाँ पे हमेशा हमारा मन जो है, जैसे कि अंधेरे में कोई ऐसा लाइट जलेगा तो हम वहां देखने की कोशिश करते हैं, पर अंधेरे को हम नहीं देखते कि उस लाइट के पीछे क्या है। तो ये उम्र ही ऐसी होती है। तो इसी उम्र में हमें थोड़ा सा संभलना होता है। कई लोग होते हैं इस उम्र में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और गलत रास्तों पे चले जाते हैं, क्योंकि एज ही ऐसा होता है। तो इस समय थोड़ा अपने आप को पेशेंसफुली, धैर्य को रखना है, सही डिसीजन लेना है और अपने परिवार के बारे में सोचना है। हम बचपन से पढ़कर आए हैं, जो हमें कोई भी गुरु, कोई भी कहीं भी किसी भी स्कूल में हम पढ़े हों, कोई गलत करना नहीं सिखाता है। माता पिता भी हमें सब सही करना सिखाता है। तो जो हमें बोले हैं लोग, बड़े लोग, जो हमें शिक्षा दिए हुए हैं, उसको हमें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। और मन हमारा उस समय बहुत कुछ करने का सोचता है ना। तो हमें सोचना ये है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है और कूल रखना है, शांत रखना है अपने मन को और सही डिसीजन लेना है। इमोशनली होता है बहुत सारी चीज़ें कि मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी माँ ने मुझे बोला था, बेटा तो मेरा अकेला बेटा है, तो वो भी आर्मी में जा रहा है, वहाँ पे गोली बारूद चलते हैं, माता लोग जैसे बोलते हैं, अपने बच्चों को ऐसे बोला था। तो मैंने अपने घर की स्थिति को देखा। मेरी छोटी सिस्टर है, अगर मेरे घर में ऐसे पैसे उसे थे नहीं, तो मैं बोला भाई पैसा भी मिल रहा है और देश के लिए मतलब यूनिफॉर्म पहनने मिलेगा, लोग इससे बड़ी बात अगर आर्मी बोलते हैं मतलब मुझे बोल रहे हैं, ऐसा फील होगा।
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो और दुख भी लग रहा था कि माँ पूरे रिलेटिव को, घर वालों को छोड़कर जाना है, बाहर कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे। तो एक इमोशन होता है और उसको हमें समझना है, सबके साथ होता है ना, कंट्रोल करना है। और अच्छा हुआ कि मैंने वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया, तो फिर आज ऊपर वाले की कृपा से घर है, परिवार है और सब कुछ अच्छा है। जी जी। सर जैसे अभी मैंने बोला मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, तो एक समय के बाद हमें वो आर्मी वाले सिखाई देते हैं, आप वहां जाते हो। लेकिन एक ऐसा मोमेंट तो रहा होगा आपके लिए भी, जैसे एक मेंटालिटी है क्या लोगों की, आर्मी वाले बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, डिसिप्लिन की तो बात ही मत पूछो। एंड स्ट्रिक्ट वाला भी एक फैक्टर आता है, इमोशनली स्ट्रांग होना। लेकिन एक कभी ऐसा मोमेंट आया होगा आपके लाइफ में, या आपने कभी देखा होगा कि आपके साथ जो आपके यूनिट के आपके कुछ मित्र थे, वो किसी कारणवश या फिर किसी मतलब देश के लिए शहीद हो गए, एंड आपको एक ऐसा मोमेंट मिला कि जो आपके साथ कल बैठा हुआ था, आपको उसकी फैमिली के पास जाना है, उसको उनको बताना है कि ये हमारे देश के लिए शहीद हो गए। अगर जो एक ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में आया है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? एक्चुअली आपने कैसे रिएक्ट किया? एक्चुअली ऐसा मोमेंट हमारे साथ ये आया था जब मैं राष्ट्रीय राइफल, मतलब जिसको हम आरआर बोलते हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर में जब मेरी पोस्टिंग थी, तो ऐसा मोमेंट आया था कि हमारे साथ का एक बोल सकते हैं, हालांकि वो दूसरी यूनिट से था, पर हम साथ में ही वहाँ पे पोस्टिंग में थे। तो वहाँ पे ऐसा मोमेंट आया था कि वो एक ऑपरेशन में गया था और वो शहीद हो गए। और फिर हम लोग के साथ ही खाना खाते थे, हमारे साथ ही बैठते थे। तो बहुत तकलीफ होता है वो मोमेंट, जो है किसी के लिए भी होगा। जैसे हम घर परिवार में रहते हैं और हमारे साथ का किसी व्यक्ति को अगर कुछ हो जाए किसी न किसी कारण से, तो बहुत ही दिल रो पड़ता है, उसके लिए आंसू भी निकल आते हैं और सारी चीज़ें हमें पुरानी याद आने लगती है कि हम उसके साथ खाना खाते थे, मस्ती करते थे और काम भी करते थे। और उसके बाद मेरे ही एक दोस्त को, क्योंकि उनके घर के करीब के थे, उन्हें उनका जो शरीर है उनके घर को हैंड ओवर करने के लिए भेजा गया था। तो वो सारी चीज़ें, उस समय तो कैमरा वगैरह थोड़ा कम ही चलते थे, मोबाइल वगैरह का ज़माना कम था, तो वो आके पूरी दर्द भरी बातें बता रहे थे, तो हम लोग सब दुखी हुए थे। तो ये होता है, पर क्या करोगे घर वालों को भी पता है, बेटा है वो देश के लिए गया हुआ है, या भाई है या पत्नी है किसी का, है ना, वो पत्नी को भी पता है कि उसका जो पति है वो देश के लिए गया हुआ है। तो उसे हम बोलते हैं शहीद, जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं। तो जो, जैसे हम भी जब वहाँ पे जॉब में थे, तो आपस में हम बात करते थे दोस्त लोग, तो उस समय हम यही बात करते थे कि अगर यहाँ से जिंदा जाए तो ठीक, और किसी कारण से अगर हमारी मृत्यु हो तो हमसे अच्छा खुशनसीब कौन होगा, हम तिरंगे में जाएं। तो वही सब चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करता है। और जाहिर सी बात है, कोई हमारे साथ का अगर नहीं रहता है तो दुख और तकलीफ होती है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते। सर जैसे हमारे आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं, जैसे बिहार रेजिमेंट, एंड एक जो बहुत ही फेमस रेजिमेंट है, आप जानते होंगे, गोरखा रेजिमेंट। तो आप सैम सर को जानते होंगे, उनके लाइफ स्टोरी पे एक मूवी भी आई थी, सैम बहादुर जी। तो उनका एक स्टेटमेंट था कि अगर जो कोई कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ, या तो वो मूर्ख है या तो वो गोरखा है। तो ये सिर्फ गोरखा वालों के साथ है या फिर पूरी आर्मी बटालियन के साथ है? एक्चुअली देखिए क्या होता है, हर एक रेजिमेंट का या बटालियन का बोल सकते हैं, एक मोटो होता है, जिसको अगर मैं इधर बाहर की भाषा में बताऊं, टैग लाइन जिसको हम बोलते हैं। जैसे मेरी एकेडमी का टैग लाइन है या जैसे मेरी एकेडमी को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, LIC का टैग लाइन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद, ऐसा कुछ है। तो इसी तरह हर एक यूनिट का पुरानी परंपरा के हिसाब से टैग लाइन बना हो सकता है, या उसको आप बोल सकते हैं
जैसे नॉर्मल भाषा में डायलॉग बोल सकते हैं, पर वो टैगलाइन बहुत ही मोटिवेट करता है लोगों को। जैसे आप किसी किसी यूनिट में आप सुनेंगे तो वहां बोलेंगे तगड़ा रहो, है ना, कहीं बोलेंगे, कहीं सुनेंगे जय माता की, है ना, कहीं कहीं पे सुनेंगे आप हनुमान के हो प्यारे। जैसे मैं आरआर में था तो वहां पे ये था कि हनुमान के हो प्यारे। तो कहने का मतलब है हर एक रेजिमेंट का अपना अपना होता है, जय माँ काली ऐसा भी है ना। तो सब जगह का अलग अलग रहता है, उसी के हिसाब से वहां पे है। तो और मैं गोरखा कभी इंटरेक्शन के साथ डायरेक्ट नहीं हो पाया है मेरा। आपने स्टोरीज तो सुनी होगी? जी हाँ, मूवी वगैरह भी मैंने देखा है, जाहिर सी बात है डिफेंस का रहता है तो जिससे हमें लगाव रहता है उसके बारे में हम देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब है। ओके सर, एक क्वेश्चन और ये है मेरा कि आपने 16 साल आर्मी में रहकर कंट्री को सर्व किया एंड उसके बाद सडन एक जो शिफ्ट आया आपके लाइफ में आफ्टर रिटायरमेंट कि अब मैं क्या करूं, तो आपने एक अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा, डिफेंस इंस्टीट्यूट जी। तो ये सडन चेंज कैसे आया? ये प्री प्लान था या फिर आपने कुछ चीजें नोटिस करी उसके बाद? एक्चुअली मैं जो जॉब वहाँ पे किया हूँ, लगभग 17 साल वहाँ पे आर्मी में जॉब किया हूँ। और मैं जैसे कि अपना बैकग्राउंड बताया था कि एक गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं जहाँ पे माता पिता के पास में पैसे नहीं होते हैं कि बच्चों को पढ़ा पाए, और कोचिंग वगैरह अगर बाहर लेने की कोशिश करें तो बहुत ही महंगा होता है, और हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। सबके घर में इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि उन्हें इतने ज़्यादा 4-4 साल 5-5 साल की वो बड़ी पढ़ाई कराएं और महंगी पढ़ाई कराएं। तो मैं अपने आपको देखा कि एक नॉर्मल परिवार के घर से हूँ मैं, और घर में भगवान की कृपा से खाने पीने की सारी चीज़ें हो गई हैं, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी खर्चे वाली पढ़ाई नहीं करनी पड़ी। एक नॉर्मल बीएसपी स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, और वहाँ से जब मैं निकल के ऐसा कर सकता हूँ तो बच्चा जो गांव में बहुत दूर दूर, जैसे छत्तीसगढ़ में स्पेशली आपको पता है नक्सल वाले भी एरिया हैं, बस्तर एरिया है, वहाँ के बच्चे भी चाहे तो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए मुझे अच्छा ये दिखा कि एक आर्मी में रूटीन वैकेंसी जो है आता रहता है, हर साल लगभग जाता रहता है, और स्टेट के बच्चे ही वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आई है तो छत्तीसगढ़ के बच्चे ही वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर अब यूपी की अगर हम बोलें तो यूपी की वैकेंसी आई है तो वहाँ के सिर्फ यूपी के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मुझे दिखा कि बढ़िया है, और मन में था कि मैं अपने चाचा के यहाँ रह के पढ़ा हूँ, तो किसी ने मेरी मदद की है पढ़ने में, तो मैं भी किसी की मदद करूँ। तो मैं अपने मन में एक टारगेट लिया था कि मैं 100 बच्चों का जॉब लगाऊंगा, और उसके बाद मन में एक टारगेट लिया था कि मैं 100 बच्चों का जॉब बच्चे से शुरू किया। देखा मैं यहाँ बच्चों को ना तो दौड़ने आ रहा है, या उन्हें पता भी नहीं है कि क्या पढ़ना है, कोई गाइड नहीं करते हैं लोगों को, बस दौड़े पड़े हैं। जब भी वैसे मैं मॉर्निंग वॉक में जाऊँ या ऐसी अब आदत बनी हुई थी तो निकलता था ग्राउंड में, तो मैं देखता था इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, मेहनत कर सकते हैं और करते भी हैं, पर इन्हें पता नहीं कि किस डायरेक्शन में करना है। तो वहीं से मैंने शुरू किया, मतलब चलो आओ तुम लोग को मैं कराता हूँ। तो 2-3 बच्चों को मैं ऐसे कराना शुरू किया, तो 5 बच्चे, और मैं ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं, तो 5 बच्चे किए और 5 के 5 जॉब में। तो आसपास में लोगों को पता चलता है, अरे कहाँ से किए, तो सर करवाते हैं ऐसा करके। तो ऐसा हुआ कि मेरे को बच्चों की थोड़ी सी भीड़ हो गई। तो और ये आसपास के ही बच्चे थे, घर के आसपास के, तो सब घर में पेरेंट आने लग गए कि अरे सर हमारे बच्चों को भी कराऊं। तो उसके लिए कोई बड़ा जगह चाहिए, तो फिर रेंट वगैरह में लिया मैंने, और खुद ही पढ़ाता था पहले, अकेले खुद ही रनिंग कराता था। और जनरली आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि जो डिफेंस से आते हैं वो पढ़ाते नहीं हैं। आर्मी वाले जनरली आपको टीचिंग नहीं दिखेंगे, आपको आमतौर से बहुत ही कम होता है। मैं दोनों चीज़ें साथ साथ कराता था। अब उनके कारण मुझे भी पढ़ना पड़ता था, अपडेट करना पड़ता था चीज़ों को। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैंने स्टाफ रखा, और सिलेक्टेड स्टाफ रखा, और अच्छे नोट्स खुद से तैयार किए। आज के डेट पे मार्केट में हमारे बुक वगैरह भी अवेलेबल हैं, और लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे अभी तक जो है जा चुके हैं। और अब तो बाहर के भी बच्चे आते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश से भी आते हैं, बिहार से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं।
जो आते हैं उन्हें हम कोशिश करते हैं कम से कम खर्च में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या दे सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहती है। और हर बैच में हम कोशिश करते हैं, फ्री तो कर नहीं सकते इतने सारे बच्चों का, क्योंकि हम भी नॉर्मल परिवार से ही हैं। कोशिश करते हैं कि 10 से 15 बच्चों को हम, जिसको आर्थिक रूप से ज़्यादा तंगी है, बिना बताए साइलेंट जोन में उनका हम एडमिशन करें, उनका खर्चा हम उठा लेते हैं, पर सबका नहीं उठा सकते। बहुत अच्छी बात है। गाइस, मैं बता दूं आपको कि सर खुद जाकर डेली ग्राउंड में कम से कम 100 बच्चों को ट्रेन करते होंगे फिजिकली, एंड ये बहुत बड़ी बात है। और सर, ये मेरा अगला प्रश्न आपसे ये होगा कि आपने 16 साल 20 साल पहले इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, उस वक्त आप भी एक 19 साल के हट्टे कट्टे युवा थे, जी जी एंड अभी आप कुछ यंगस्टर्स को पढ़ा रहे हैं, वो भी डिफेंस बैकग्राउंड। जी। तो उस वक्त जो आपकी मेंटालिटी थी डिफेंस को लेकर, एंड अभी के यूथ की जो मेंटालिटी है, वो सेम है या फिर कुछ अलग है? वो जॉब पर्सपेक्टिव से इंडियन आर्मी को देखते हैं, या फिर आर्मी उन्हें इसलिए ज्वाइन करनी है कि वो देश सेवा की भावना रखते हैं? आपने क्या नोटिस किया है? इस पे देखिए, अब जैसे ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये वो खुद ही जानेगा कि वो क्या नजर से देखता है। हाँ। जैसे कि मैं अगर किसी चीज को देखता हूँ, हाँ, मैं मुंह से क्या बोल रहा हूँ हाँ, और मेरा सोचते दिल क्या है, हाँ, ये दोनों चीजों में अंतर है। तो अंदर की बातें तो हम नहीं समझ सकते, हाँ, पर जो दिखता है हाँ, वो हम बोल सकते हैं। तो आज भी ऐसे ही लगता है कि जो इतनी मेहनत सुबह उठ के 5 बजे ग्राउंड में आएगा और मेरे जैसा उन्हें सिखाने वाला, तो हाँ, जाहिर सी बात है आराम से तो सीख नहीं पाएगा, नहीं, तंगी होगी हुई से ग्राउंड में। हाँ, उसके बाद वही बच्चा आके फिर यहाँ पढ़ेगा दिन दिन भर, तो और उसके बाद फिजिकल करने के बाद, अच्छा हार्डवर्क करने के बाद हमें क्या नींद आने लगती लाती है। है, थकते हैं, भूख भी लगता है हाँ, ना। तो इतनी मेहनत करने के बाद उसको नींद भी आते रहती है। हाँ, और एक दिन के मेहनत से सारी चीजें नहीं हो सकती, इसके लिए हमें क्या है, लंबा मेहनत करना पड़ता है, 6-6 महीने, हाँ, 1-1 साल, कोई कोई तो 2-2 साल, कोई कोई 3-3 साल तक लगे रहते हैं। हाँ, उसके बाद उन्हें मिलता है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर देश प्रेम की भावना तो होगी ही, होगी। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी और सर, जैसे आपने बोला कि मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, और जैसे आपने भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करी थी, तो आपके भी सीनियर्स होंगे जब आपको लग रहा, जिन्होंने आपको लग रहा होगा, एंड आप अभी स्टूडेंट्स को कर रहे हो, तो आपके सीनियर्स कैसे थे जो कमीशन्ड ऑफिसर थे? उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा था, या आपका उनके साथ कैसा बिहेवियर था? वो कैसे रगड़ते थे आपको? थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली जब हम जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, यहाँ से तो हम सिविलियन होते हैं, हाँ, और मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव वहाँ पे आया है। और थोड़ा अपने बैकग्राउंड से भी, मतलब मैं चाचा के यहाँ रहा हूँ, तो आधा डिसिप्लिन लाइफ तो चाचा के यहाँ ही हो गया था मेरा, अच्छा, और ये मेरे लिए अच्छा था। हाँ, और वहाँ जाने के बाद जो जनरली लोग जाते हैं वो किसी गांव से होते हैं। आमतौर के लोग जो हैं डिफेंस में जो जाते हैं, मैक्सिमम लोग शहर के कम बच्चे होते हैं और गांव के ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो ना हमें बैठने का तरीका पता होता है, ना हमें चलने का तरीका पता होता है, ना हमें खाने का तरीका पता होता है। तो वहाँ पूरी चीज़ों को बारीकी से, जैसे आजकल देखते हैं लोग ऐसे बाल रखते हैं, वैसे बाल रखते हैं, तो वहाँ पे आपको सब कोई कहीं के भी हो, इंडिया के किसी भी कोने से हो, चाहे वो श्रीनगर से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, चाहे वो अपना एमपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ के हो, सारे लोग, चाहे आपको हिंदी आता हो या ना आता हो। जैसे आप देखेंगे साउथ एरिया में चले जाएंगे, उनको हिंदी नहीं आता है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ में हिंदी आता है, इधर उड़ीसा साइड चले जाएंगे तो उड़ीसा में बोलते हैं, हिंदी नहीं आता। शहर के लोगों को आएगा, गांव के लोगों को नहीं आएगा। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, जब मैं आउटर जाता हूं, बस्तर के अंदर साइड जाता हूं, तो हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ी बराबर बोलते हैं। तो अलग अलग जगह के लोग एक जगह पे रहते हैं, एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक साथ चीज़ों को कराया जाता है। और ट्रेनर, सोचिए उनको कितना डिफिकल्ट होता होगा, जिनको हिंदी नहीं आता फिर भी उन्हें कराना है, सिखाना है। तो ये 6 महीने के दौरान हर व्यक्ति हिंदी बोलना सीख जाता है, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे को। एक साथ उठना है, एक साथ बैठना है, एक साथ खाना है, एक साथ क्या करना है, हर कोई एक दूसरे से सीखता रहता है वहाँ पे, और अच्छा वहाँ कुछ सिखाया जाता है। तो ये डिसिप्लिन जो लाइफ होती है वो वहाँ सिखाया जाता है। साथ में हमें फिजिकल ट्रेनिंग दिया जाता है।
अच्छी चीज़ें जो हमें डिफेंस में काम आने वाली हैं, जैसे गन चलाना हो गया, जैसे मैप वगैरह का हमें पढ़ना आना चाहिए कि हमें अगर कहीं जाना हो तो हर जगह तो हम देखे नहीं होते हैं, तो हमें मैप से हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या है। ये सब जो चीज़ें हमें बाहर देखने को या स्कूलों में नहीं पढ़ने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ सीखने को मिलता है। अब जैसे स्कूल में कोई गन चलाना तो सिखाएगा नहीं, है ना, कोई मैप वगैरह के बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं मिलती, तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें सीखते हैं और अच्छा खासा वहाँ माहौल हो जाता है। और जो सीनियर की आपने बात किया, सीनियर हमें इंसान, अच्छा इंसान, डिसिप्लिन्ड इंसान बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सख्ती बरतता है हमारे ऊपर, जिससे हम उसको सीखते हैं और कुछ सालों बाद क्या है, वो रिटायर हो जाते हैं तो हम उनकी जगह ले लेते हैं, फिर हमारी जगह कोई नया आता है, तो एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। जी। और सर जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग बहुत ही लाइक रगड़ा मिलता है उसमें, तो 1999 की अगर जो हम कारगिल वॉर की बात करें जी। तो उसमें इंडियन आर्मी को बहुत ऊंची हाई एल्टीट्यूड पे जाना था। जी। और तो इंडियन आर्मी जैसे हाई एल्टीट्यूड पर जाकर वॉर जीतती है, तो लाइक ऐसा क्या ट्रेनिंग में होता है कि लाइक उतने हाई एल्टीट्यूड पे जाकर, जैसे जहाँ पर जो माउंटेन ट्रेकर्स होते हैं उनको ऑक्सीजन पाइप वगैरह लगाकर चढ़ना होता है, वो ऐसे ही चढ़ जाते हैं और फिर उधर से लड़ाई करके जीत के भी वापस चले आते हैं। तो ट्रेनिंग में ऐसा क्या स्पेशल सिखाया जाता है वहाँ पे? एक्चुअली जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे जो सीनियर होते हैं या पुराने लोग होते हैं, हाँ, वो एक, जैसे मैं बताया था थोड़ी देर पहले, टैग लाइन जिसको बोलते हैं ना, नाम, नमक और निशान, हाँ, इस टाइप से भी एक चीज़ें हैं। तो अब हम यूनिफॉर्म पहन लिए हैं तो हमें हमारे देश की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और कोई दूसरा आकर हमें चाहेगा कि हम तुम्हारे सर पे बैठ जाएं, तो ये तो होने देंगे नहीं, चाहे जान चली जाए। तो ये सब मोटिवेशन होता है अंदर से कि हम अगर यहाँ पे लड़ेंगे, हम यहाँ अगर यहाँ पे उन्हें रोक पाएंगे, तो हमारे अंदर, मतलब देश के अंदर, चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ पे हमारे माता, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे बहन जो है सेफ रह पाएंगे। अगर बॉर्डर हम खोल देते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तो चारों तरफ तो हमारे दुश्मन ही बैठे हुए हैं, इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, वो तो आ जाएंगे आराम से। तो हम जैसे अपनी घर की रक्षा करते हैं, अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ भी रहते हैं, वैसे ही हम अपनी घर की रक्षा, अपनी भारत माता की रक्षा बड़े से एरिया में कर रहे हैं। बस यही मोटिवेशन होता है। जैसे हम अपने घर में किसी को आने नहीं देंगे बिना परमिशन, बिल्कुल, तो हम उसे भगाएंगे, अगर कोई कोशिश भी करेगा तो, चाहे हमें डंडा लेके भगाना पड़े या प्यार से भगाना पड़े। तो जहाँ प्यार का सवाल आता है तो प्यार से बोलते हैं भाई जाओ, जहाँ डंडा निकालना पड़ता है तो हम डंडा निकाल के बोलते हैं। तो बस सिंपल सा बात है। तो डंडा निकालने वाला कोई ऐसा अब बॉर्डर पे तो मुझे बहुत ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिला है। जब एक बार विधानसभा में, संसद में हमला हुआ था, तो उस समय हम लोग को राजस्थान भेजा गया था, और उस समय आमने सामने थे इंडिया और पाकिस्तान, उसमें मौका मिला था, पर युद्ध नहीं हुआ था, टल गया था जी। और बाकी मुझे ऐसा मौका तो नहीं मिला कभी। आरआर में मिला था थोड़ा सा मौका जी। तो सर जैसे हम लोग जानते हैं कि आर्मी की जो एक बेस कैंप की रूटीन होती है, तो आपको 4 बजे 5 बजे ग्राउंड पहुंचना होता है, वहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे का जो आपका फिजिकल का रूटीन होता है। थोड़ा एक रूटीन बताइएगा और फिर से अगले दिन से वही स्टार्ट कर देना। तो कभी बोर फील नहीं करते थे आप कि क्या डेली एक ही काम करते रहना है, तो रहने देते हैं अब, ऐसा कभी कुछ मन में ख्याल आया? देखिए, एक्चुअली जैसे जैसे आपका सर्विस का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। जैसे आप ट्रेनिंग में आप गए हैं, उस समय आपको सिर्फ ट्रेनिंग लेना है, आपके ऊपर ज़्यादा सोचना उचना नहीं है, जो सीनियर बोल रहा है वो करना है। ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग कहीं भी यूनिट में, कहीं भी हो सकती है, किसी भी यूनिट में हुई, तो उस यूनिट के हिसाब से आपको काम और टास्क दिया जाएगा। उस समय आप फिर से नए होंगे और यूनिट के सारे लोग आपसे सीनियर होंगे। आपको जो काम वहाँ सीखने में ही आपको 2 से 3 साल बीत जाते हैं। वहाँ के हिसाब किताब कैसा तरीका चलता है, वो सारी चीज़ों को सीखने में आपको कोई जल्दी सीख जाता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, वहाँ सीखते हैं। जब उस चीज़ों को आप सीखते हैं तो आपको जिम्मेदारी दिया जाता है
कि ये आपको संभालना है। आप उस चीज़ को संभालते हैं, फिर थोड़ा समय बीतता है तो आपको दूसरी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको जिम्मेदारी बढ़ाई जाती है। अब रही रूटीन वाली बात, एक नॉर्मल रूटीन है, सुबह उठना है, अपने आप को फिट रखना है, आपके देश के सोल्जर हैं तो अपने आप को फिट रखना है, तो आपको पीटी करने जाना है, स्पोर्ट्स भी खेलने हैं, और आपकी जो जिम्मेदारी है उसे भी आपको निभाना है ना। तो ऐसा करके चलता रहता है, और हर दिन नई जिम्मेदारियां रहती हैं, नए काम रहते हैं, और फिट तो आपको रखना है। जैसे हम बोल सकते हैं कि डेली तो हम खाना खाते हैं, तो डेली खाना खाते खाते बोर थोड़ी ना हो जाएंगे, वो खाना जरूरी है ना। तो उसी तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, और बहुत जरूरी है फिट रखना। जी। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? एंटरटेनमेंट के लिए छुट्टियां होती हैं, जैसे संडे, हफ्ते में एक दिन ऑफ रहता है, एक दिन हाफ डे होता है। किसी किसी का उस दिन भी ड्यूटी रहता है तो वो किसी और दिन ले लेता है छुट्टी, ऐसे रहता है। मूवी वगैरह देखते हैं, वहाँ बड़े बड़े थिएटर होते हैं, वहाँ मूवी देख सकते हैं, जिम खेल जा सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स तो डेली खेलते हैं वहाँ 1 घंटे, आपको जो खेलना है खेलिए। जैसे फुटबॉल को जो लाइक करता है फुटबॉल खेलता है, और मनोरंजन के लिए आप बोल सकते हैं कंपटीशन भी होता है स्पोर्ट्स में, एक यूनिट का दूसरी यूनिट के साथ इस लेवल पे, और जो अच्छा खेलते हैं वो देश के लिए भी खेलने जाते हैं वहाँ से आगे, अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ मिल जाता है जो स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इसमें। और मनोरंजन के लिए बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, जैसे कि शूटर, जैसे अगर हम गन चलाना तो सब सीखते हैं, पर मास्टर जो है उसमें एकदम वो वहाँ से निकल के आगे उसमें भी कंपटीशन होता है कि मैं बेस्ट हूँ। इस तरीके से है, बहुत सारे मनोरंजन के साथ भी होते हैं। सर जैसे मैंने अभी इंटरटेनमेंट का बात किया ना, तो इसमें एक आता है कि आर्मी वाले शराब पीते हैं, ऐसा कुछ है या फिर ये एक मिथ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो यहाँ देखता हूँ, और मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में एक भी यूनिट नहीं है आर्मी की, पर मैंने पढ़ा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन है। अगर आप पढ़ेंगे या गूगल करके देखेंगे तो आपको दिखेगा इंडिया का सबसे ज्यादा जो है, मतलब ज्यादा मात्रा में यहाँ पे ही छत्तीसगढ़ में ही। अब यहाँ तो आर्मी मेरे ख्याल से ना के बराबर है, तो ये कहने वाली बात है, बस एक मिथ है। हाँ लोगों का है, ऐसा कुछ। तो आखिरी के 2 सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। एक होती है रियल लाइफ और एक होती है रील की लाइफ, जो हम लोग मूवी में देखते हैं, रील में इंस्टाग्राम फेसबुक पे फैला रहता है। जी। आपने वॉर का सीन हो गया या फिर टेररिज्म वाला, आपने ग्राउंड पर रहकर वो चीजें ऑब्जर्व करी, क्या डिफरेंस होता है जो एक मूवी में देखते हैं हम लोग और एक जो आप रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं? इसमें होता ऐसा है कि जो चीजें हम देख रहे हैं, इसको मैं एक अच्छे एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे कहीं पे कट गया छोटा मोटा हाथ, जो भी चोट है या जख्म है आपको, तो जिसको जख्म है उसकी पीड़ा उसे पता है, उसका जो दर्द है उसे पता है। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे को बोलोगे हाँ आपको दर्द हो रहा होगा, आप उसका ध्यान रखिए, पर इसकी जो पीड़ा है, इसका जो दर्द है, इसे जिसे हुआ है वो समझ सकता है। जैसे लोगों को का मैं देखता हूँ कि आजकल स्टेटस वगैरह बहुत लगाते हैं लोग, तो वो भी मैं, मेरे बच्चे भी लोग भी लगाते हैं, और जब मैं उनको ग्राउंड में प्रैक्टिस कराता हूँ तो मैं उन्हें बोलता भी हूँ कभी कभी कि स्टेटस तो बड़े प्यारे प्यारे आप लगाते हैं, पर ग्राउंड में मेहनत कर रहे हैं तो इतना कर नहीं पाएंगे, आप कर नहीं पा रहे हैं। तो ये 2 चीजें अलग अलग हैं। तो एक बोलते हैं रील वाली बात बोल रहे हैं, उसमें वो महसूस नहीं कर सकता, वो क्या है दर्शक है, और रियल वाली बात बोल रहे हैं वो महसूस कर सकता है जो प्लेयर है। तो 2 चीजें हैं। तो प्लेयर बनना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा करना है तो कोशिश करो प्लेयर बनने का। जैसे गन चलाते ही आप देखेंगे किसी को, जो गन चला रहा है उसे पता है कि झटका कितना लगता है कंधे पे, और जो बाहर से देख रहे हैं उसे उसका अंदाजा नहीं होगा। तो ये हर चीज में है, पढ़ाई में है, लिखाई में है, जो भी चीजें हैं। और इससे रिलेटेड एक और बात बोलना चाहूंगा मैं। हम क्या करते हैं, जो रील और रियल वाली अब बात बोले हैं, हम क्या करते हैं, लोगों का सक्सेस देखते हैं, अरे वो ऐसा इतना अच्छा कर रहा है, इतना बड़ा हो गया, पर उसके पीछे क्या होता है मेहनत नहीं देखते, उसके पीछे कई लंबे समय का परिश्रम होता है उसका। और ये परिश्रम जो है वो हमें देखना चाहिए, और इसके लिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए, किसी की जीवनी पढ़नी चाहिए, पूरा कहाँ से शुरू और कहाँ पे पहुंचा है वो। हर कोई जो सक्सेस है
वो उसके सक्सेस को मत देखो, उसके पीछे की कहानी की जर्नी को देखो, तो आपको सीखने मिलेगा कि आपने इतना जो जर्नी है वो कैसे कैसे कठिनाइयों से वो आगे बढ़ा है। जब हम उसे देखेंगे तो हमें करने की इच्छा अंदर से जागेगी। सिर्फ हम वहाँ पे पहुँच चुका है, उस मुकाम पे पहुँच गया है, उसे हम सिर्फ नोटिस करेंगे, तो कैसे पहुँचा वो जानना जरूरी है। वहाँ पहुँच गया है उसको देख रहे हैं तो उससे काम नहीं बनेगा, हमें उसकी जर्नी देखनी है। तो आपको लगेगा, आप उससे रिलेट कर पाओगे कि मेरी लाइफ में भी तो ऐसे ही चल रहा है, उसकी कुछ और थी, मेरी कुछ और थी, तो आप आगे बढ़ेंगे। सर आपने बोला बुक, तो डिफेंस रिलेटेड कोई बुक आप सजेस्ट कर सकेंगे जो हम डिफेंस लोग पढ़ सकें, जो किसी के जीवनी के ऊपर हो, बायोग्राफी? डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे बुक हैं, और मैं सजेस्ट करूंगा जो हमारे पुराने लोग हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, है ना, इनको पढ़ लेना चाहिए। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको पढ़ लेना चाहिए, इनकी जीवनी पढ़ लेना चाहिए। हमें इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़नी चाहिए। और भी जैसे जो लोग हैं, जैसे कि हिटलर, इनकी भी जीवनी पढ़नी चाहिए। हमें सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, उससे हमें ये पता चलेगा कि हम कर क्या है। स्वामी विवेकानंद है, उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। और खाली टाइम में करना क्या है, बुक पढ़ना बहुत अच्छी हैबिट है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। एक बुक जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नहीं लगता 1 हफ्ता 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ऐसे आप जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। किताब के अंदर बहुत कुछ ज्ञान होता है, उसे हमें लेना चाहिए। और मैं भी जैसे यहाँ बच्चों को भी पढ़ा पाता हूँ, एक मैथ पढ़ाता हूँ मैं। हालांकि पहले मैं रीजनिंग पढ़ाता था, तो बच्चों का डिमांड था मैथ पढ़ाना है, तो मैथ पढ़ाता हूँ। तो मैं इसलिए चीज़ें कर पाता हूँ क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी करता था। जॉब में रहते हुए जब मुझे समय मिलता था तो मैं थोड़ा मोड़ा पढ़ता रहता था, और वो मेरे आज जाके काम आ रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ा पाता हूँ। तो पढ़ना चाहिए, ये अच्छी आदत है जी। ठीक है सर। तो सर आई थिंक यही रहा आज का हमारा पॉडकास्ट। जी जी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जी जी एक लास्ट मैसेज उनके लिए जो अभी लाइक डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और इट्स लाइक कि वो कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रहे, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में रहती है थोड़ी बहुत। तो उनके लिए आपके साइड से क्या मैसेज या मोटिवेशन कह सकते हैं आप, क्या होगा? मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ज़िंदगी में सबके साथ स्ट्रगल है। कोई आज स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो कल करेगा, और कोई आज स्ट्रगल कर रहा है तो कल आराम करेगा। तो सोचिए मत ज़्यादा, जो भी करना है, जो आपको पसंद है, जिस भी फील्ड में, डिफेंस फील्ड की मैं बात नहीं करूँगा, जो आपको लगता है मैं अच्छा कर सकता हूँ, जो आपका दिल कहता है वो काम आप करो। सही काम होना चाहिए बस, आप किसी से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है, तो आप उसमें आगे बढ़ोगे और आपको मज़ा आएगा। तो आपको वही करना चाहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत 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 दिल से शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी चाहते हैं आपको जल्दी मिले, मंजिल तक आप पहुँचें। और तो गाइस मैं सर के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग जरूर चेक करें अगर जो आप भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो। आई होप कि आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो या फिर फिजिकल के लिए हो। एंड इमोशनली एंड मेंटली खुद आपको सर ट्रेन कर देंगे। तो बस सर यही रहा, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ थैंक आने यू, के लिए। थैंक यू।